डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथी यारा। फ्रेंड्स, एसएससी एग्ज़ाम 2025 जो कि 5 फरवरी सेकंड शिफ्ट वाला एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है और उसका प्रश्न हमें 100% रियल और ऑथेंटिक मिल चुका है दोस्त। फ्रेंड्स, यदि आने वाले डेट्स पर अभी आपका भी एग्ज़ाम है तो आप लोग इस नंबर पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। और जिन छात्रों को जो आगे डेट्स पर एग्ज़ाम है तो आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से देखिए और अपना टॉपिक क्लियर कीजिए कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड शिफ्ट में क्या पूछा था। देखिए, द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थी? तो झारखंड की। चलिए इससे संबंधित कुछ और भी खास बातें जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में मदद मिलेगा। देखिए, वह झारखंड की पूर्व राज्यपाल और उड़ीसा की आदिवासी नेता थी। ठीक है, कौन? द्रौपदी मुर्मू। वह भारत की राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित होने वाली अनुसूचित जनजातियों की पहली सदस्य थी। ठीक है, और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने आधिकारिक तौर पर उन्हें 2022 में राष्ट्रपति पद के दौर के लिए नामांकित किया था। वह झारखंड की पूर्व राज्यपाल और उड़ीसा की आदिवासी नेता थी। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं, याद रखिएगा, भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रही हैं। उन्होंने विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पर जीत हासिल की थी। किन पे जीत हासिल की थी? यशवंत सिन्हा पर। अब देखिए, पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछा है, आप लोग इसको क्लियर करके जाइएगा एग्जाम में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। अब इससे संबंधित कुछ और भी प्रश्न देख लेते हैं ताकि आपके एग्जाम में जो पूछे वो क्लियर हो जाए। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत 1991 में अपना पहला FYP शुरू किया। पंचवर्षीय योजना FIQ केंद्रीय और एकीकृत राष्ट्रीय अधिकृत कार्यक्रम थे। जोसेफ स्टालिन ने 1920 में दशक के अंत में सोवियत संघ के पहला FYP लागू किया था। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में की गई थी ताकि पंचवर्षीय योजना FYP की देखरेख और कार्यान्वयन किया जा सके। ठीक है, इस देश के सभी संसाधनों का मूल्यांकन करने और संसाधनों के सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करने तथा प्राथमिकताओं का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार के साथ नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब देखिए, मौर्य वंश समेत कुछ प्रश्न पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की माता पिता का नाम क्या था? मतलब माता का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा मुर्रा मौर्य। और भी इससे खास बात जान लेते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, उन्होंने 25 साल की छोटी उम्र में पाटलिपुत्र पर नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को कब्जा कर लिया था, यानी उनको हराकर। ठीक है, इस कार्य में उनकी सहायता कौटिल्य ने की थी, इनके गुरु थे, जिन्होंने चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनका जन्म 340 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। उनके माता का नाम मुर्रा बताया जाता है। ठीक है, वे चाणक्य के मार्गदर्शन के नंद वंश के हराकर राजा बने थे। उन्होंने सेलुकस प्रथम को पराजित कर उसकी पुत्री का विवाह किया। ठीक है, सेलुकस मेगास्थनीज का राजदूत था। ठीक है, और भी जान लेते हैं। उनका साम्राज्य उत्तर भारत से पश्चिम भारत तक फैला था। जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म में अपना लिए थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और उनकी मृत्यु सलेखना विधि से हुई थी। उन्होंने सन बेलागौन में कर्नाटक के संन्यास लिया और मृत्यु के प्राप्त हुए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा था। अटॉर्नी जनरल किसके सलाह देता है? ठीक है, अटॉर्नी जो जनरल किसको सलाह देता है? तब भारत सरकार को। ठीक है, आपका आंसर भारत सरकार को। अटॉर्नी जनरल सलाह देता है, यानी क्या क्या सलाह देता है वो उस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। भारत सरकार को कानूनी मामलों में
किस पे? भारत सरकार के कानूनी मामलों में राष्ट्रपति को संविधान एवं विधि से जुड़े विषयों पर मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों की कानूनी राय प्रदान करते हैं और सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष रखते हैं। ठीक है, और देखिए और किस में सलाह देता है? संविधान के अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के लिए प्रदान किया गया है। एक और क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य है, तो हो जाएगा राजस्थान। कितना? तो 16.68% हो जाएगा। और भी खास बातें जान लेते हैं इससे संबंधित। पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे अधिक अंतर वाला राज्य राजस्थान है। ठीक है, कितना? तो 16.68। ठीक है, भारत में साक्षरता दर असमान है और इसी भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में उनकी साक्षरता दर में अंतर है। निम्न तालिका कुल साक्षरता दर, निरक्षरता दर, महिला साक्षरता दर और प्रतिशत में दशक के अंतर पर तालिका 2011 और 2001 की जनगणना के आंकड़ों को दर्शाती है। हाँ, और भी प्रश्न देख लेते हैं। हॉकी के मैदान में लंबाई कितनी होती है? देखिए, खेल से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है। आप लोग कोई भी शिफ्ट उठा लीजिए, खेल से पूछ रहा है, पुरस्कार से पूछ रहा है कुछ। ठीक है, इन चीज़ों से प्रश्न पूछ रहा है, तो आप लोग इस टॉपिक को क्लियर करके एग्जाम में आप जा सकते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है, तो चलिए देखते हैं। हॉकी की फील्ड की लंबाई 91.4 मीटर होती है। हॉकी की फील्ड की चौड़ाई 55 मीटर होती है। अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए फुटबॉल मैदान की लंबाई 100 से 110। देखिए, फुटबॉल की मैंने इससे चर्चा कर ली क्योंकि ये भी पूछ रहा है, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया है। तो फुटबॉल मैदान की लंबाई कितनी होती है? 100 से 110 मीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है? तो 64 से 75 मीटर होती है। ठीक है, कबड्डी का भी शायद पूछ दे, इसलिए इसको देखते चलेंगे हम लोग। कबड्डी के मैदान की लंबाई पुरुष के लिए 13 मीटर और महिलाओं के लिए 12 मीटर। कबड्डी के मैदान की चौड़ाई पुरुषों के लिए 10 मीटर और महिलाओं के लिए 8 मीटर होती है। कबड्डी मैदान आयताकार होता है। देखिए, स्नेल का नियम से प्रश्न पूछा है, इसे भी क्लियर कर लेते हैं। स्नेल के नियम और क्या कहा जाता है, मतलब स्नेल के नियम को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, 1621 ईस्वी में ब्रिले बोर्ड स्नेल द्वारा खोजे गए अपवर्तन के नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से जुड़ा है। यह नियम बताता है कि जब प्रकाश की किरण एक ही रंग की होकर किसी सीमा तल पर पड़ती है तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात जो होता है नियतांक होता है। इसी को हम इस नियतांक का अपवर्तन कहते हैं। स्नेल का नियम को अपवर्तन का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, यह नियम प्रकाश के किसी खास तरंग दैर्ध्य और 2 खास माध्यम के लिए लागू होता है। ठीक है, ये कंडीशन होता है कि 2 खास माध्यम होना अनिवार्य है। जब प्रकाश की किरण लंबवत रूप से पड़ती है तो उसकी गति बदल जाती है लेकिन दिशा नहीं बदलती है। जब प्रकाश की किरण लंबवत रूप से पड़ती है तो उसकी गति बदल जाती है लेकिन दिशा नहीं बदलता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से गुजरती है तो वे अविलंब से झुक जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है, यानी विरल से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर भाग जाती है। स्नेल के नियम का इस्तेमाल करके प्रकाश का अपवर्तन बदलती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में गुजरती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। नहीं, यहाँ विरल से सघन होगा, यहाँ सघन होगा। विरल से सघन की ओर जाएगी तो अविलंब से की ओर झुक जाती है और सघन से विरल की ओर जाएगी तो अविलंब से दूर भागती है। ठीक है, अब देखिए कक्षकरण से कुछ प्रश्न पूछा है। कक्षकरण उत्सव किस महीने मनाया जाता है, जो कि गुजरात में आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो कक्षकरण उत्सव हर साल नवंबर के आखिरी से शुरू होकर फरवरी में
महीने तक मनाया जाता है। यह उत्सव 3 महीने तक चलता है। इसे वाइट डेजर्ट्स फेस्टिवल भी कहा जाता है। और देखिए अगला क्वेश्चन जो है, कृष्णा नदी के किनारे कौन सा नृत्य किया जाता है? तो रासलीला नृत्य। कृष्णा नदी रासलीला नृत्य। रासलीला भगवान कृष्ण और राधा के रासलीला पर आधारित एक पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य उत्तर प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी, अब देखिए कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में है जो आंध्र प्रदेश में उत्पन्न होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस नृत्य का रूप का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव के नाम पर रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, संभाग के रायगढ़ घराने के कथक नर्तक पंडित रामलाल बरेठ को 2024 में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार। इसको देखते हुए आगे इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 132 पद्म पुरस्कार 2024 में। ठीक है, 132 पद्म पुरस्कार, 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। 2024 में पुरस्कार विजेताओं में से 30 महिलाएं भी थी। ठीक है, 30 महिलाएं भी थी। 2011 की जनगणना के भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? ये तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्त। तो दोस्त आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन को देख लिए होंगे और आप लोग इस टॉपिक में जो भी आपको लगा कि इस टॉपिक से ज़्यादा पूछ रहे हैं तो आप लोग उस टॉपिक को क्लियर करके आप लोग एग्जाम में जाइएगा, आपका अच्छा नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, और भी देखा जाए तो मैथ्स दोस्तों LCM HCF ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, SI और CI भी देख लीजिएगा। इन सभी टॉपिक को क्लियर कीजिएगा। ठीक है, हिंदी से देखा जाए तो विलोम शब्द की ज़्यादा पूछ रहा है और मुहावरा पूछ रहा है। रीजनिंग से देखिए तो नंबर सिस्टम भी पूछ रहा है। ठीक है, ये सब टॉपिक क्लियर करके जाइएगा। ठीक है, अगर वीडियो दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।